मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्टीमेट साइंस। और आज हम लेके आए हैं क्लास +1 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। और इस क्लास का हमारा टॉपिक का नाम है अवोगाद्रोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। बेटा, क्या है अवोगाद्रोस लॉ और क्या है इसकी एप्लीकेशन? इससे पहले मैं यदि बात करूंगा तो मेरे पिछले 2 वीडियोस में आपने टोटल 4 लॉज और पढ़े। पहले वाले वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और उससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गै-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। उम्मीद करता हूं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं अवोगाद्रोस लॉ। क्या है अवोगाद्रोस लॉ? ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिस समय टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सिमिलर हैं, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन एक जैसी हैं, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है, यहां नेचर मैटर नहीं कर रही। यदि टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन एक जैसी है तो गैस भले ही कोई मर्जी हो, चाहे H2 गैस है, O2 गैस है, N2 गैस है, NO2 गैस है, SO2 गैस है, कुछ मर्जी है, यदि उन गैसेस का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा then they will always contain equal number of molecules। तो उन्हें मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की संख्या वो भी आपस में बराबर होगी। तो जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन एक जैसी कर ली और हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, एक में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे में ऑक्सीजन गैस, और यदि दोनों में 5-5 लीटर है यानी कि 5-5 लीटर गैस है, तो यदि मान लो पहले वाले केस में पहले वाले सिलेंडर में 5 लीटर हाइड्रोजन गैस के अंदर सपोज करो 5000 मॉलिक्यूल है यानी कि 5000 है, तो दूसरा वाला भी यदि 5 लीटर है तो उसमें भी क्या होंगे 5000। और मान लो तीसरे वाला यदि उसमें 10 लीटर है, मान लो N2 गैस है, कोई और गैस है, 10 लीटर है, इसका मतलब उसमें क्या है डबल वॉल्यूम है, तो उसमें अंदर मॉलिक्यूल क्या है वो भी डबल हो जाएंगे, तो 5 दूनी 10,000 यानी कि 10,000 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और मान लो एक और है जिसके अंदर सिर्फ 2.5 लीटर 2.5 लीटर गैस है, तो हम उसी रेशो में चलेंगे। 5 लीटर था तो कितना था 1000, अब 2.5 लीटर है 2.5, उसका हाफ है, तो इसमें मतलब क्या होंगे 2500 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्लियर? तो यानी कि वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स इक्वल, वॉल्यूम डबल तो मॉलिक्यूल डबल, वॉल्यूम 3 टाइम्स तो मॉलिक्यूल 3 टाइम्स, वॉल्यूम यदि हाफ तो मॉलिक्यूल्स भी हाफ। दिस इज द अवोगाद्रोस लॉ। सो दोबारा बता रहा हूं, अवोगाद्रोस लॉ है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन यदि सिमिलर है, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यदि गैसेस का वॉल्यूम आपस में इक्वल है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है वो भी आपस में हमेशा इक्वल होंगे। अब यहां हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ अवोगाद्रोस लॉ, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है अवोगाद्रोस लॉ की एप्लीकेशंस। तो हमें यहां इसकी 2 एप्लीकेशन पढ़नी है। फर्स्ट है टू फाइंड आउट द एटॉमिसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड, कि कोई कंपाउंड है, हम जानते हैं कंपाउंड किससे बना है, एलिमेंट से, तो उन एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी को बोलते हैं परमाणुता। क्या बोलते हैं उसे? परमाणुता, यानी कि उन एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी फाइंड आउट करना जो एक कंपाउंड के अंदर अवेलेबल है। पहला टॉपिक हमारी पहली एप्लीकेशन ये है। एंड सेकेंड एप्लीकेशन होगी हमारे पास टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, एनी गैस, सॉरी वो गैस के लिए चलेगा। तो पहली चीज चल रही है एटॉमिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिसिटी होता ही क्या है? यदि मैं बात करके चलता हूं H2SO4, हम जानते हैं दिस H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड, और आपने लोअर क्लास में पढ़ा है इसके सामने क्या है 1, सो इट रिप्रेजेंट मॉलिक्यूल। इसका ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट्स, तो आपके आंसर क्या होंगे? हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 3 एलिमेंट से बना है, 3 तत्वों से बना है, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अब यदि मैं पूछता हूं व्हाट आर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के कितने कितने परमाणु हैं, तो आप देखिए हाइड्रोजन के नीचे क्या है 2, तो दिस इज कॉल्ड एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सल्फर के नीचे 1, तो ये क्या है? एटम ऑफ सल्फर। ऑक्सीजन के 4, तो ये क्या बता रहा है? एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे क्लियर क्या हो गया? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। एंड ये कहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी।
क्या बोलते उसे? एटॉमिसिटी। सो एटॉमिसिटी होता क्या है, ध्यान से समझेगा। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड और गैस। किसी भी गिवन कंपाउंड या गैस के वन मॉलिक्यूल के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने एटम्स पाए जाते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट। तो दोबारा बता रहा हूं, एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट होगा क्या? एटॉमिसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। क्लियर? ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सो यदि पूछे एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन तो आंसर क्या आएगा? 2। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर का आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि 1 एटम से बना है। एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा? 4, क्योंकि वो 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से बना है। अब यदि हमें ये चीज निकालनी हो और किसकी मदद से निकालनी है? अवोगाद्रोस लॉ की मदद से। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड और गैस। किसी कंपाउंड या किसी गैस के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, यानी कि वो बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, यदि हमें उनकी एटॉमिसिटी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट गिव 2NH3 गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इसके अंदर हमें किस चीज की एटॉमिसिटी निकालनी आई है। सपोज करो हमें आ गया फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट इन NH3 अमोनिया गैस। तो अपने अमोनिया गैस के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, वैसे तो हम फार्मूला को देख के बता सकते हैं, लेकिन हमें अवोगाद्रोस लॉ से कैसे निकालेंगे अब मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले अमोनिया गैस की प्रिपरेशन की रिएक्शन दी थी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट गिव 2NH3 गैसेस। चेक करना है ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, पीछे गेलुसाक लॉ में मैंने बताया भी था। नाइट्रोजन एलिमेंट के 1 2 2 एटम, नाइट्रोजन एलिमेंट के 2 1 2 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट के 3 2 6 एटम, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 3 6 एटम। क्लियर? यानी कि इक्वेशन बराबर है, बैलेंस है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू गेलुसाक लॉ। आपने पीछे पढ़ा था गेलुसाक लॉ क्या है? व्हेनेवर गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनदर एंड आल्सो टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इफ दे आर गैसेस। अब आपके सामने ये गैस है, N2 गैस है, सामने कितना है 1, तो मैं क्या लिखूंगा 1 वॉल्यूम। H2 गैस है, सामने कितना है 3, तो मैं क्या लिखूंगा 3 वॉल्यूम। सामने वाले को बोलते हैं कोफिशिएंट। और NH3 गैस है, सामने क्या है 2, तो दिस इज 2 वॉल्यूम। सो अकॉर्डिंग टू गेलुसाक लॉ 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ। अभी आपने पढ़ा अवोगाद्रोस लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यदि ये 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम है, सपोज करो मैंने क्या माना कि 1 वॉल्यूम कंटेन n मॉलिक्यूल्स, तो यदि यहां भी 1 होता तो क्या होता? n मॉलिक्यूल्स। यहां 2 होता तो 2n डबल हो जाते, 3 होता तो 3n, 5 होता तो 5n, और यदि 1/2 होता तो 1/2 हो जाते। क्लियर? तो यहां मैंने क्या माना? सपोज 1 वॉल्यूम कंटेन n मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ। मैंने क्या माना? 1 वॉल्यूम कंटेन n मॉलिक्यूल्स, तो ये क्या है 3 वॉल्यूम, यानी कि इससे क्या है 3 टाइम्स, तो यहां क्या रहेगा 3n मॉलिक्यूल्स। ये क्या है 2 वॉल्यूम, उससे क्या है डबल, तो दिस इज 2n मॉलिक्यूल्स। क्लियर? नेक्स्ट इफ n इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, ये है अवोगाद्रोस लॉ कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि इक्वल होगा तो मॉलिक्यूल इक्वल, यदि डबल ट्रिपल कुछ भी है तो उससे मल्टीप्लाई, यदि हाफ कर है तो उससे डिवाइड। अब मैंने अपनी तरफ से अज्यूम किया ये n था। इफ n इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, हमने क्या अज्यूम किया कि n की वैल्यू क्या है 1, तो यदि मैं n की 1 रखता हूं, इफ n इक्वल टू 1, तो ये क्या है 1 मॉलिक्यूल, 3n की 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां है, हमें जिस कंपाउंड के अंदर या जिस गैस के फॉर्मूले के अंदर हमें एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी फाइंड आउट करनी आए, ध्यान रखिएगा उसका 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसका 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए। और अभी आपने देखा NH3 का क्वेश्चन आया है, हमें आया है NH3 के अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी, तो यानी कि NH3 का 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए, लेकिन यहां क्या है 2, तो ये 2 का 1 कैसे होगा? जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या कहेंगे? डिवाइड द मॉलिक्यूल्स बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। मॉलिक्यूल्स को 2 से डिवाइड किया, तो 1 मॉलिक्यूल है 2 से डिवाइड क्या होगा 1/2 मॉलिक्यूल।
3 मॉलिक्यूल है, क्या होगा 3/2 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल में क्या होगा 1। ये बनाना है। मान लो यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड, 5 होता तो 5 से डिवाइड, और 1 होता तो एज इट इज। क्लियर? अब हमें लास्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एटम्स। अब हमने लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है N2, एंड नाइट्रोजन गैस जो है N2 जो है इट इज मेड अप ऑफ, नीचे अक्षर क्या है 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 गैस में कितने हैं 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अब मेरे पास क्या है हाफ मॉलिक्यूल, मुझे उसे एटम बदलना है, तो 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 एटम्स एंड हाफ मॉलिक्यूल कंटेन हाफ इंटू 2, दैट इज 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। सेम वे से 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 आप जानते हैं H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस कंटेन 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्या है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और अब मेरे पास क्या है 3/2 मॉलिक्यूल, तो यदि मुझे इसके एटम बनाए तो 3/2 इंटू 2, यूनिटरी मेथड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और ध्यान रखिएगा जिस कंपाउंड में हमें एटॉमिसिटी फाइंड आउट करना है उसके एटम नहीं बदलने, उसका 1 मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, तो एज इट इज रहा। अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, दैट 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 गैस इज मेड अप ऑफ, अब यहां देखिएगा 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना है यहां पर जिस कंपाउंड में हमें एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी आई है निकालने के लिए, उसके हम एटम चेंज नहीं करेंगे, उसके मॉलिक्यूल ही रहेंगे, बाकी जो कांस्टेंट एलिमेंट्स है उनके एटम बदल देंगे। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 गैस इज मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। लिखते बनेंगे। सो आपको मैंने एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या बताई थी, एटॉमिसिटी होता क्या है, एटॉमिसिटी ऑफ एनी एलिमेंट is defined as the number of atoms of that element present in one molecule of given compound। तो आप देखिए गिवन कंपाउंड और गैस का क्या है 1 मॉलिक्यूल, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से थे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, उनके कितने एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का क्या है 3, और इसी को क्या बोलते हैं एटॉमिसिटी, क्या बोलते हैं उसे एटॉमिसिटी। सो एटॉमिसिटी ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इन NH3 कितना आ गया 1, और सेम वे से एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट वो भी क्या आ गया NH3 के अंदर, वो भी क्या आ गई 3। क्लियर क्या चीज, कोई डाउट? ये हमारी थी फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड आउट एटॉमिसिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन एनी कंपाउंड और गैस। इसके लिए ध्यान रखिएगा पहले गेलुसाक, फिर अवोगाद्रो। सबसे पहले तो इक्वेशन जिसमें वो कंपाउंड बन रहा हो, कंपाउंड या गैस बन रहा हो, उसके बाद गेलुसाक, फिर अवोगाद्रो, फिर n वैल्यू 1। ठीक, अब यदि यहां पर 1 मॉलिक्यूल है तब हम इस स्टेप को छोड़ सकते हैं डिवीजन वाले को, यदि 1 नहीं है तो डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करना है वो देखेंगे अपने हिसाब से 1 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। और लास्ट स्टेप होता है इन टर्म्स ऑफ एटम्स, और यहां से अगर 1 मॉलिक्यूल कंटेन इतने एटम, इतने एटम्स ऑफ एलिमेंट, इतने एटम्स ऑफ एलिमेंट, तो वो क्या होगा एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? ये थी हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम सेकंड एप्लीकेशन लेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस, कि किसी गैस की वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में आपस में क्या रिलेशन है। Now our second application is of Avogadro's law due to derive relationship between vapor density and molecular mass of any gas। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, ये हमें फाइंड आउट करना है किसकी मदद से, अवोगाद्रो's लॉ की मदद से। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर डेंसिटी है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन गैस एंड डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि गिवन गैस की डेंसिटी को जब हम हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उस गिवन गैस की वेपर डेंसिटी। सो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस क्या है, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ दैट गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये ध्यान रखना है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब देखिएगा मैं रिलेशन बता रहा हूं वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस क्या है, इक्वल टू बटा कंडीशन रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, इक्वेशन नंबर 1। वी नो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पर हम क्या होगा, सो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ दैट गैस सीधे क्या लिख दिया, मास ऑफ दैट गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये बन गया वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इफ द गिवन गैस एंड हाइड्रोजन गैस हैज सेम वॉल्यूम, मान लो दोनों गैसेस है, दोनों गैसेस का वॉल्यूम सेम है,
दोनों गैस का 5 लीटर है, 10 लीटर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, लेट इट बी वी, मान लिया हमने वी है, वी सेंटीमीटर क्यूब हो, वी मिलीलीटर हो, वी लीटर हो, कुछ भी हो, दोनों का वॉल्यूम बराबर है। देन इक्वेशन 2 विल बी, अब इक्वेशन 2 में क्या चेंज होगा, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इक्वल टू मास ऑफ दैट गैस एज इट इज, वॉल्यूम दोनों का माना क्या है मैंने वी, तो वॉल्यूम ऑफ दैट गैस में भी वी लिख दूंगा, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस में भी अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो क्या आएगा वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इक्वल टू मास ऑफ दैट गैस अपॉन वी मल्टीप्लाई बाय वी अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, वी से वी कैंसिल, तो ये क्या बन गया, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस क्या आ गया, मास ऑफ दैट गैस अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको बने दिया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर। अब आगे देखें, अभी हमने पढ़ा अवोगाद्रोस लॉ। वी नो अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ equal volume of all the gases contain equal number of molecules under similar conditions of temperature and pressure, कि यदि हमारे पास गैसेस का वॉल्यूम इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। तो वी नो अकॉर्डिंग टू अवोगाद्रोस लॉ द गिवन गैस एंड हाइड्रोजन गैस हैव सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम कितना है v, ठीक है, एंड सो दे विल हैव इक्वल मॉलिक्यूल्स, इनमें मॉलिक्यूल्स के हैं वो भी इक्वल होंगे। लेट इट बी n, कि मान लिया दोनों का वॉल्यूम v है और दोनों के अंदर n मॉलिक्यूल्स है, तो इस इक्वेशन 3 को क्या लिखूंगा, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इक्वल टू, पहले मैंने क्या लिखा था मास ऑफ दैट गैस, अब मैं क्या लिखूंगा मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस अपॉन उसका भी वॉल्यूम जब सेम था तो मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बन के हमारी इक्वेशन नंबर 4। कंडीशंस यहां जरूर है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये वर्ड जरूर याद देखिएगा, हमारे पास ये लिख देंगे अंडर similar conditions of temperature and pressure. Clear? Vapor density of any gas क्या है, mass of n molecule of that gas upon mass of n molecule of hydrogen gas, ये बन चुका है हमारा, ये क्या बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब मैंने n वैल्यू 1 रखी, इफ n इक्वल टू 1, अब इक्वेशन 4 क्या चेंज हो जाएगी, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, सो इक्वेशन 4 will be, क्या बन जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, अब n वैल्यू 1 रखें इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस अपॉन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हम जानते हैं लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, द मास ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास एंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट गैस का मास, इसे क्या बोल दूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, सेम वे से। सो क्या आएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मोलिकुलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब हमने 10th क्लास में मोलिकुलर मास फाइंड आउट किया था। मोलिकुलर मास होता क्या है, इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस, ठीक है, ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड, कि गिवन कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल, गिवन कंपाउंड और गिवन गैस के वन मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के जितने एटॉमिक मासेस हैं उन सब का सम, जितने एलिमेंट्स हैं उनके फर्दर कितने एटम्स हैं और उन सब के एटॉमिक मास का सम। सो इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड। अब गिवन कंपाउंड और गैस, अब H2 गैस है। अब यदि हम यहां देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, आप कहेंगे एलिमेंट सिर्फ 1 है, हाइड्रोजन, उसके कितने एटम है, नीचे के हैं 2, तो यानी कि 2 एटम्स, तो यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम्स के एटॉमिक मास का सम। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, 2 इंटू 1 2, क्योंकि और कुछ नहीं है, तो दिस इज 2 mu। अब मैं इस वैल्यू को उठाऊंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस को और इसे कहां रखूंगा, इक्वेशन नंबर 5, पुट वैल्यू इन 5th इक्वेशन। तो क्या आएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस में क्या रखूंगा 2 अपॉन 2, यूनिट mu लगाओ या ना लगाओ कोई नहीं। सो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट फार्मूला। सो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस हमेशा किसके बराबर होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन 2, यानी कि मॉलिक्यूलर मास का हाफ होगी। अब यदि मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, इसे रहने दिया, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस क्या होगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई, सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गिवन गैस क्या होगा, इट इज 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। क्लियर? तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास आ जाए किसी गैस का फाइंड आउट करना तो वेपर डेंसिटी का डबल है, और यदि वेपर डेंसिटी आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर मास का हाफ है। क्लियर?
कि यानी कि किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन क्या है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास इज 2 टाइम्स द वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि मेरा यह टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस को सर्च करके अल्टीमेट साइंस पर सतीश कालरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।